हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भिटनेर आईएएस में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट लेसन होगा एंड आज हमारी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम प्रीलिम्स एंड मेंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर हम एनर्जी टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, यानी ऊर्जा प्रौद्योगिकी से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमने एसएससी सीजीएल का एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नेम है प्रेप टुडे। तो अगर आपके कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो आप उन्हें ये वीडियोस, ये चैनल का लिंक आप जरूर शेयर करें। यहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड होते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स के। उम्मीद करते हैं कि जैसा प्यार आपने भिटनेर आईएएस को दिया है वैसा ही प्यार आप प्रेप टुडे को भी देंगे। तो चलिए, इसमें आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। गोल्डन राइस के बारे में बात करें तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित धान जो है, एक धान की ही एक प्रकार के गोल्डन राइस जो है, ये एक प्रकार के किस्म है। अब जो इसमें होता क्या है कि ये जो राइस है, ये जो धान है, इसमें बीटा कैरोटीन पैदा करने में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सक्षम होता है। और यहाँ पे है क्या कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा विटामिन ए की कमी पाई जाती है, यानी मानव शरीर में विटामिन ए की कमी पाई जाती है। तो उस विटामिन ए का निर्माण जो है वो बीटा कैरोटीन के संश्लेषण के कारण ही हो जाएगा। तो मेनली जो है ये राइस तो हमारी कौन सी विटामिन ए की नीड को गोल्डन राइस जो है वो फुलफिल करेंगी। बट यहाँ पे ये है कि जो नॉर्मल राइस होते हैं, जो नॉर्मल धान होती है, उनके चावल के दानों में बीटा कैरोटीन नहीं पाया जाता है। तो बीटा कैरोटीन होने के कारण ही इस चावल की किस्म का रंग जो है वो सुनहरा पीला हो जाता है, इसीलिए इसे गोल्डन राइस कहा जाता है। तो पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चला कि गोल्डन राइस क्यों कहा जाता है। क्योंकि बीटा कैरोटीन के होने के कारण ही जो चावल होते हैं वो सुनहरे पीले रंग के हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो गोल्डन राइस नाम दिया गया। गोल्डन राइस को विकसित करने के लिए 3 अलग अलग जीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला जीन PSY है जो कि डैफोडिल नामक पौधे के जीनोम से प्राप्त किया जाता है, जबकि दूसरा जीन जो है वो CRT1 है जिसे एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है ये तीनों अलग अलग सोर्सेस हैं जहां से बीटा कैरोटीन जो है वो प्राप्त किया जाता है। तीसरा जो है वो LCY है। LCY जो है वो ज्यादातर धान में जो भी ज्यादातर धान रहती हैं उसमें कहीं ना कहीं पाया जाता है, तो इसका उपयोग जो है वो ज्यादा नहीं किया जाता है। ये तीनों किस्म मिलकर ही, यानी कौन कौन सी, PSY, CRT1 एंड LCY, ये तीनों जो किस्म होती हैं इनसे मिलकर ही बीटा कैरोटीन जो है वो बनाया जाता है। ये तीनों जीन मिलकर ही चावल के दानों में एंडोस्पर्म में 4 फेजेस में क्या है, बीटा कैरोटीन को विकसित करते हैं। सुनहरे चावल का सर्वप्रथम निर्माण जो है वो फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया था 2005 में। 2005 में जेंटा नामक एक कंपनी थी, उसने क्या किया था, PSY जो जीन था, ये PSY जीन है जो कि किससे, डैफोडिल नामक पौधे के जीनोम से प्राप्त किया जाता है। तो इस PSY जीन को किसके साथ वो किया था, मक्के के साथ। तो PSY जीन को मक्के के साथ प्राप्त किया था और उसे CRT1 जीन के साथ जोड़कर इस, और क्योंकि LCY जो है वो ज्यादातर जो किस्म होती हैं धान की उसमें ऑलरेडी चावल की उसमें पाया जाता है, तो PSY को क्या किया, PSY जीन को मक्के से प्राप्त किया और इसे CRT1 जीन के साथ जोड़कर क्या बनाया गया, गोल्डन राइस 2 बनाया गया। अब ये गोल्डन राइस 2 आखिर करता क्या है। सो गोल्डन राइस 2 में बीटा कैरोटीन की मात्रा जो है वो 2 गुना होती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो 2 रखा गया। और विटामिन ए की कमी से मेनली कौन कौन से ह्यूमंस में ऐसे कमी है जो विटामिन ए की कमी से आती है। सो विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है और अंधापन भी आ सकता है। वहीं इसकी कमी से
जेरोथ्लैफिया जेरोफ्लैथीमिया भी हो सकता है। ये एक प्रकार का रोग है। इसमें होता क्या है, इस रोग में जो आंख होती है, तो आंखों में जो आंसू होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। और विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी जो है वो एक बड़ी समस्या है। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आंखों में आंसू नहीं भी आ रहे हैं तो कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम। देखिए, उसमें आंखों में जब आंसू आते हैं तो जो हम अंदर फील कर रहे होते हैं, जो हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आंसू के रूप में निकल कर आते हैं और हमारी बॉडी को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। तो उसके कारण बॉडी में ही आप ये कहिए कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, क्योंकि जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हमारे माइंड में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं वहीं पर रह जाता है। तो एक वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इस चीज में विकास जो है वो ज्यादातर भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक है, डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश। उन्होंने गोल्डन राइस के अनुसंधान जो है वो जितने भी इससे जुड़े हुए अनुसंधान हैं वो उन्होंने किए हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जीएम सरसों, जीएम मस्टर्ड। अब देखिए, जीएम मस्टर्ड, अभी आप जीएम मस्टर्ड को अगर एक किनारे भी कर दें, सिर्फ सरसों की बात करें, जीएम मस्टर्ड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों। तो जो सरसों होता है वो एक स्वपरागित होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेटिंग फसल होती है। इसमें जो सरसों होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेटिंग फसल होते हैं, जिसको संकरित करना यानी हाइब्रिडाइज करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस कार्य को आसान बनाया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक दीपक पेंटल के द्वारा और उनकी टीम। तो इस कार्य को किसके के द्वारा किया गया है, दीपक पेंटल और जो उनकी टीम है। सो उनकी टीम ने भारतीय सरसों की एक किस्म वरुणा तथा पूर्वी यूरोप की एक किस्म अर्ली हीरा 2 के जीन का क्या किया, संशोधन किया, यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया। तो इस कार्य को, यानी उन्होंने क्या किया कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वरुणा को लिया, जो कि इंडियन किस्म है, एंड पूर्वी यूरोप की सरसों की एक किस्म होती है अर्ली हीरा, इन दोनों का जीन संशोधन करवाया और फिर जो है वो एक नई क्रॉप विकसित की। इस कार्य के लिए मिट्टी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेंसियस। तो इसके क्या किया कि 2 जीन होते हैं, एक होता है बार्नेस और एक होता है बार्स्टर। इन दोनों का उपयोग इसमें किया गया है और इन दोनों किस्मों से यानी बार्स्टर एंड बार्नेस से उत्पन्न संकरित किस्म को, यानी जो हाइब्रिडाइज्ड DMH11, जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 नाम जो है वो इसे दिया गया। अब ये जो धारा मस्टर्ड होती है, ये लगभग दीपक पेंटल और उनकी टीम ने ये बताया कि जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है, उत्पादन क्षमता में जो अन्य किस्में हैं, जैसे अभी हमने वरुणा की ही बात की, तो वरुणा से लगभग 20% से ज्यादा जो है ये विकसित करती हैं। उसके बाद चलिए, पहले मैं बायो फर्टिलाइजर से पहले आपको DMH11 के बारे में थोड़ी सी और जानकारी बताऊं। जैसे धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 सरसों की ही एक प्रकार की किस्म है, अभी मैंने आपको बताया, जिसका विकास जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के नास सदस्य के द्वारा दीपक पेंटल के द्वारा किया गया। ठीक है, ये समझ में आया DMH11। अब इसे जो है वो वरुण नहीं है एक्चुअल में, ये यहाँ पर जो नेम है वो अभी मैंने आपको बताया क्या है, वरुण नहीं है, वरुणा है। वरुणा नामक पारंपरिक सरसों की प्रजाति को पूर्वी यूरोप की एक प्रजाति के साथ क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, क्रॉस हाइब्रिडाइज करवाया गया, जिससे DMH11 तैयार हुई। यदि इस किस्म को अनुमोदित किया जाता है तो भारतीय क्षेत्रों में जो विकसित होने वाली पहली ट्रांसजेनिक फसल होगी वो DMH11 ही होगी। यानी अगर इसे मंजूरी दी जाती है, आगे बढ़ावा दिया जाता है, तो इंडिया में विकसित होने वाली पहली ट्रांसजेनिक खाद्य फसल कौन सी होगी, DMH11 होगी। DMH11 के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी। हाँ, मैंने कहा आपको कि पहले मैं DMH11 के बारे में पढ़ा देती हूँ, फिर मैं बायो फर्टिलाइजर्स पे मूव करूंगी, डोंट वरी, उस पे भी मैं आऊंगी बायो फर्टिलाइजर्स में। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी यानी HTBT कपास, HTBT कपास संस्करण जो है वो संशोधन की एक और परत को जोड़ देता है और जिसमें पौधा जो है वो हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के लिए प्रतिरोधी बन जाता है, लेकिन नियामकों द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया है। अगर हम आशंकाओं में ग्लाइफोसेट का
कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है। तो परागकण के माध्यम से, यानी जो परागण के माध्यम से आसपास के पौधों में जो जड़ी बूटियां हैं उनके प्रतिरोध का अनियंत्रित रूप से प्रसार चालू हो जाएगा, जिसके कारण अलग अलग सुपर वीड जो हैं वो बन जाएंगे। अब इसके एचडीबीटी के उपयोग की बात करते हैं। इसमें वैज्ञानिकों का क्या मानना है, क्या इंडिया में इसका रेलेवेंस है, क्या इसे अनुमति दी गई है या नहीं। देखिए, एचडीबीटी में कहा गया है कि इसमें लागत में, इसका उपयोग करने पर इसमें लागत में कमी आती, यानी बीटी कपास के लिए कम से कम 2 बार निराई करने की और जो है वो जरूरत पड़ती है। बट एचटीबीटी कॉटन में ये बोला गया है कि एचटीबीटी के साथ बिना निराई के बस क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1 राउंड ग्लाइफोसेट की छिड़काव करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। और इनका दावा ये भी है कि लगभग किसान में 7,000 से 8,000 प्रति एकड़ रुपए की किसान जो है वो बचत भी कर लेगा एचटीबीटी कॉटन से। वैज्ञानिकों का बहरहाल देखते हैं वैज्ञानिकों का क्या मानना है। तो वैज्ञानिकों ने भी इस फसल के पक्ष में अपने तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नो डाउट एचटीबीटी जो है वो बहुत बढ़िया है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि इससे किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। बट इंडिया में एचटीबीटी को मंजूरी नहीं दी गई है। अब जब चूंकि एचटीबीटी को मंजूरी नहीं दी गई है, तो इंडिया में क्या होती है, ये अवैध बिक्री होती है। तो अवैध बिक्री से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन्हें देखते हैं। ये जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीआईसी के द्वारा जो है ये एचटीबीटी अनुमोदित नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। इसीलिए भारतीय बाजारों में जो एचटीबीटी है उसकी हमें अवैध बिक्री देखने को मिलती है। कपास के बीज की इसी तरह की अवैध बिक्री से किसानों को क्या है, खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि इस बीज की गुणवत्ता में कोई भी जवाबदेही नहीं होती है। वहीं ये पर्यावरण को भी एचटीबीटी जो है वो प्रदूषित करता है, और यह उद्योग जो है वो वैध बीज बिक्री को खो रहा है, और सरकार को कर संग्रह के मामले में राजस्व का भी नुकसान देखने को मिलता है। वहीं ये न केवल छोटी कपास बीज कंपनियों को नष्ट कर देगा, बल्कि भारत में कानूनी कपास बीज के पूरे मार्केट को भी ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न कर सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की, यानी जैव उर्वरक की। बायो फर्टिलाइजर्स आखिर हैं क्या? तो बायो फर्टिलाइजर्स की हम बात करें यानी जैव उर्वरक की, तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका उपयोग करके पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक तत्वों को प्राप्त कराया जा सकता है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, जैव उर्वरक कहा जाता है। मेनली ये जो जैव उर्वरक होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फॉस्फोरस को घुलनकारी बनाते हैं, और घुलनकारी बनाकर इसमें कई मेथड्स अपनाए जाते हैं जिससे पौधों को क्या है, पोषक तत्वों की जो पौधों की पोषक तत्वों की नीड है वो उनकी कंप्लीट की जाए। इसका प्रयोग जो है मेनली वो रासायनिक खाद के द्वारा किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स आपने सुने होंगे ना। तो पौधों को जो पोषक तत्व है मेनली वो रासायनिक खाद के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे यूरिया आदि वगैरह हो गया। कुछ इसके लिए समिति गठित की जाती हैं जिससे कि एक सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रमुख अगर हम देखें तो एक होता है राइजोबियम, सेकेंड होता है एजोटोबैक्टर, एंड जो थर्ड टाइप का है वो है एजोस्पाइरिलम। तो ये मेनली तीनों जो हैं ये मेनली इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। अब राइजोबियम का क्या कार्य है? राइजोबियम मेनली ये जो है ये दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है।
जैसे राइजोबियम जो है ये दलहनी फसलों की जो जड़ों में ग्रंथियां बनाने की जो क्षमता रखने वाले जो जीवाणु होते हैं, उन्हीं का नेम जो है वो राइजोबियम होता है। ये इन कार्य क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब वायुमंडल का जो नाइट्रोजन होगा उसका स्थिरीकरण कैसे होगा, तो सिंपल है, नाइट्रोजन को किस में चेंज कर दिया जाएगा, किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो करके उसे पौधों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या करता है, ये अदलहनी फसलों, अब ये अदलहनी फसलें क्या होती हैं, यानी जो दलहन फसलें होती हैं, सो दलहन के अलावा जो भी फसलें होती हैं वो अदलहनी फसलें होती हैं, जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, आलू वगैरह, ये हो गया। इनमें भी ये भी क्या करता है, एजिटोबैक्टर जो है ये अदलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। उसके अलावा एजोस्पाइरिलम क्या करता है, एजोस्पाइरिलम का जो प्रयोग है मेनली वो गन्ना, मोटे अनाज वगैरह के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो थे। वहीं कुछ फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स यानी फॉस्फेट विलयकारी जैव उर्वरक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस में भी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो कि प्रकृति में फॉस्फोरस यानी हरी खाद हो गया, मिट्टी, पौधे, सूक्ष्म जीवों में फॉस्फोरस जो है वो मेनली पाया जाता है। फॉस्फोरस जो है ये इस विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है, लेकिन पौधों में इस फॉस्फोरस का उपयोग हम जनरली नहीं कर पाते हैं। तो पौधों द्वारा जो फॉस्फोरस का अवशोषण होता है वो मुख्य रूप से प्राथमिक ऑर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में किया जाता है, और मिट्टी में पाए जाने वाले जो अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास हो गया, पुटीडा एंड फॉस्फोरस विलयीकरण की कुछ क्षमता होती है। इन्हीं का प्रयोग जो है वो फॉस्फेट को घुलनशील बनाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में होता है। वहीं बायो पेस्टिसाइड्स यानी जीव कीटनाशक होते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कहाँ पे बताऊँ आपको जीव कीटनाशक, यहीं पे किनारे में ही लिख के बता देती हूँ। जीव कीटनाशक क्या होता है, यहाँ पे आपको तीन वर्ड दिख रहे हैं, जीव दिख रहा है, कीट दिख रहा है और नाशक दिख रहा है। मेनली ये जो है ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कि नीम वगैरह हो गया, सूक्ष्म जीवों, पौधों और जंतुओं से रसायन वगैरह होते हैं, जिनका उपयोग जो है मेनली वो कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। इन्हीं को जीव कीटनाशक या जैव कीटनाशक कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव या कुछ रसायन जिनका उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है, उन्हीं को कीटनाशक कहा जाता है। अब जैव कीटनाशक किस प्रकार के हो सकते हैं, सो बैसिलस थुरेंजियसिस हो सकता है, बैकू और लोवा वायरस हो गया, नीम हो गया। जैसे नीम का तो प्रयोग आपने काफी बार सुना होगा। नीम इसमें जो है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने की क्षमता जो होती है वो ऑलरेडी, देखिए नीम का पेड़ होता है, तो ऑलरेडी बताइए उसमें तो इतना कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की भी किसी प्रकार की कोई भी जरूरत वगैरह मुझे नहीं लगता कि होती है या पाई जाती है। तो इस तरीके के कुछ बायो फर्टिलाइजर्स इस तरीके की भी होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये सारे टॉपिक हमने देख लिए। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार, जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में बात करें तो देखिए यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनके बारे में अगर हम देखें तो मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरीके के यानी अलग अलग रचनाओं का विकास करता है, अलग अलग रचनाओं को क्या करता है, जन्म देता है। अब इसमें से बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं कि कुछ आविष्कारों पर उसका यानी उस व्यक्ति का पूरा अधिकार भी होता है, लेकिन इसके अधिकार में हमेशा उस व्यक्ति को कि उसका अधिकार है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब तक आप श्योरिटी नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ लिखित रूप में प्रमाण नहीं देंगे, तो अगर वो व्यक्ति आपका अपना नहीं है तो उसके मन में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का थोड़ी बहुत डाउट हमको देखने को मिलेगा। तो यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों में एक डिबेट देखने को मिलती है।
हमेशा जो है वो बहस छिड़ी रहती है कि यदि अगर हम मौलिक रूप से किसी भी चीज की कोई भी रचना करते हैं तो इस रचना का क्या किसी अन्य व्यक्ति को के द्वारा गैर कानूनी तरीके से लाभ के लिए प्रयोग में किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये तो सीधे उस रचनाकार, किसी व्यक्ति ने जो इन्वेंशन किया है, किसी चीज को लिखा है और उसका टू कॉपी पेस्ट अगर कोई व्यक्ति लिख देता है तो ये तो डायरेक्टली अधिकारों का हनन है उसके। अब जैसे आपने बहुत बार मार्केट में कुछ ऐसे ब्रांड देखे होंगे जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचलित ब्रांड है, बट वहीं आपको कभी कहीं ना कहीं उनकी कॉपी देखने को मिल जाएंगी। जैसे स्लीपर में पूमा होता है, तो पूमा के आपको अलग अलग, पूमा जो है वो एक ओरिजिनल ब्रांड है, उसकी खुद की एक ऑथेंटिसिटी है, उसकी एक मार्केट में वैल्यू है कि अच्छा ठीक है इस चीज का स्लीपर आपने पहना हुआ है, इस चीज के कपड़े, जैसे बहुत सारी चीजों के अपने खुद के क्या है ब्रांड है। तो अब किया क्या जाता है कि उन्हीं के फॉर्मूले को चुरा लिया गया है, यानी जिस तरीके से मान लीजिए कि पूमा कंपनी है, वो जो फॉर्मूला या जो मेथड अपनी चप्पल को बनाने में लगाती है, तो वो क्या किया, किसी ने जो है वो टू कॉपी चुरा लिया और नाम जो है उसका किसी और चीज, किसी और नाम से रख दिया। क्यों रखा जाता है, वो मार्केट में पूमा नाम ही क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि पूमा जो है, पूमा नाम जो है वो उस कंपनी का अपना खुद का क्या है, एक एकाधिकार है, उसको कोई और नहीं रख सकता। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको सेल किया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है, बट वो भी कंपनी की मदद से। आगे किस तरीके से किया जा सकता है वो मैं बताऊंगी। तो मेनली जब वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इस तरीके से बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो संयुक्त राष्ट्र ने एक अभिकरण, वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है वो उसकी स्थापना की गई। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। सो बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में बात करें, सो व्यक्ति को क्या है, उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में, यानी कोई भी व्यक्ति ने किसी भी चीज का इन्वेंशन किया है तो बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार जो होते हैं उन्हीं को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। यानी मान लीजिए कि आपने किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेंशन किया, कोई भी खोज की, कुछ भी हो सकता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको प्रदान किए जाने वाला जो अधिकार होगा वही क्या होगा, वही होगा बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मेनली ज्यादातर ऐसा समझा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का बौद्धिक सृजन किया है, वो साहित्यिक कृति भी हो सकती है, रचना, शोध, आविष्कार आदि अगर करता है, तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना एक टाइम पीरियड दिया है, अपना एक समय दिया है। हो सकता है 6 महीने हो, साल भर हो, 2 साल हो, 10 साल हो, उसने एक अपने लाइफ का एक कीमती टाइम पीरियड जो है वो दिया है, तो उस चीज के लिए उसे जो है वो इनिशिएट करना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए इस चीज के लिए। तो इसीलिए जो है ये अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए, मेनली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो मेनली बौद्धिक सृजन के लिए ही दिए जाते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार की डेफिनेशन दी जाती है, क्योंकि ये जो है ये किसी के इन्वेंशन के लिए ही दिए जाते हैं, और वो भी ऐसा इन्वेंशन जो पहले किसी के द्वारा ना किया गया हो, तो तभी जो है इसे इन्वेंशन माना जाता है। अब बौद्धिक संपदा अधिकार का यहाँ पे मतलब क्या होता है? सो बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का अर्थ जो है वो नहीं निकाला जाना चाहिए। मतलब आमुख बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल जो है वो जिस व्यक्ति ने उसका इन्वेंशन किया है उसी का उस पर अधिकार होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाते हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है, निश्चित एक समय काल के लिए ही दिए जाते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति ने किसी चीज की खोज की है तो उसे अनिश्चित काल के लिए नहीं दिए जाएंगे, यानी उसका टाइम पीरियड जो होगा वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड, एक फिक्स्ड टाइम के लिए दिए जाएंगे कि आपको जो है वो इतने टाइम पीरियड के लिए गिवन है, और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में ही दिए जाएंगे। यानी कोई भी क्षेत्र जो है वो हो सकता है, सो उसे एक मद्देनजर रख के, दिमाग में रख कर जो है वो दिया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य जो होता है वो मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देने का होता है। वहीं बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा व्यापक है,
इसीलिए ये समझा जाता है कि क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकारों और संबंधित नियम जो है उसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब तक किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं की जाएगी, हमारे पास एक कानून नहीं होगा, तब तक जो है, ठीक है आपने मुंह से कह दिया कि आपके राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड है, बट अगर मान लीजिए कि वो किसी ने उन्हें चुरा लिया या उन राइट्स को नहीं फॉलो किया गया, तो आप आखिर किसके पास जाएंगे? तो उन राइट्स को प्रोटेक्टेड करने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो एक नियम की, एक कानून की, एक संगठन की जरूरत होती है, और इसी के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो है वो निर्माण किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी अभिकरणों में से एक यानी संयुक्त राष्ट्र की विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, ये भी एक काफी पुरानी यूनिट है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो गठन है वो 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश जो हैं वो इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन ये किसी पर भी बाध्यकारी नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर कोई भी देश, कोई भी नेशन जो है इसका सदस्य बनना चाहता है तो वो बिल्कुल वेलकम है उसका, वो बन सकता है, और अगर कोई भी व्यक्ति नहीं बनना चाहता है तो भी उसके लिए किसी भी प्रकार से ये बाध्यकारी नहीं है। टोटली व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो रहना चाहता है इसमें। ये लोगो है WIPO का, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस का ये लोगो है। प्रेजेंट टाइम में 193 देश जो है इसके संगठन के सदस्य हैं WIPO के, और भारतवर्ष यानी 1975 में जो है वो इंडिया इसका सदस्य बना था। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के काफी सारे टाइप होते हैं जिनको एक एक करके देखेंगे। जैसे आपने कॉपीराइट का नाम सुना होगा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक। सो अब इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट नो डाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप लोग जो है वो ज्योग्राफी में भी इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों ने इकोनॉमी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी होंगी, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट, कभी आप गूगल में आपने कोई इमेजेस सर्च की होंगी, अगर उस इमेजेस को आपने ध्यान से देखा हो तो नीचे लिखा रहता है दिस इमेज या दिस कंटेंट में बी कॉपीराइट, सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। तो आखिर क्या होता है कॉपीराइट? कॉपीराइट हमने बहुत बार सुना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी आपने काफी बार सुना होगा कि इसे GI टैग, न्यूज वगैरह अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी इसे GI टैग प्राप्त मिला, कभी उसे GI टैग प्राप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं, इनमें किस तरीके की नीड होती है जो हमें फुलफिल करनी होती। सो कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें आती हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को इसमें मेनली बौद्धिक संपदा अधिकारों में सम्मिलित किया जाता है। कॉपीराइट जो है वो दो तरीके से दिया जाता है, एक होता है आर्थिक अधिकार और एक होता है नैतिक अधिकार। आर्थिक अधिकार में वो अधिकार दिया जाता है कि देखिए जो मेन चीज है वो उस व्यक्ति की ही रहेगी, बट उस चीज को क्या है, उपयोग भी कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, और उसे उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे उस व्यक्ति को जिसने इसकी खोज या इन्वेंशन किया है। तो मेनली ये होता है आर्थिक अधिकार। दूसरा टाइप का अधिकार होता है नैतिक अधिकार। ये इसके तहत लेखक, रचनाकार के गैर आर्थिक हितों के संरक्षण की बात की जाती है। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉपी लेफ्ट। अब ये कॉपी लेफ्ट आखिर क्या होता है? तो कॉपी लेफ्ट के अंतर्गत किसी भी, मान लीजिए कि कोई भी बुक वगैरह है, उसकी पुनः रचना कर दी गई, कुछ चेंजेस किए गए, कुछ संशोधन वगैरह किए गए, कवर वगैरह चेंज किया गया, सो अपनाने या वितरित करने की अनुमति उसे दी जाती है उस व्यक्ति को, और इस कार्य के लिए लेखक, रचनाकार द्वारा उस व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। मान लीजिए कि कोई A नाम का व्यक्ति है, इस
का जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल प्रोडक्ट है। बी नाम के व्यक्ति ने इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का संशोधन कर दिया, थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, तो ये ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को लाइसेंस देगा, ये व्यक्ति जो अपना सकता है और बेच वगैरह सकता है, यानी वितरित कर सकता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कॉपी लेफ्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है पेटेंट। आपने दवाइयों वगैरह का सुना होगा कि दवाइयों का जनरली पेटेंट लोग करवा लेते हैं, कोई भी फॉर्मूला वगैरह डेवलप किया गया और उनके द्वारा पेटेंट करवा लिया गया। तो जब कोई भी आविष्कार जो है वो होता है, तो उस आविष्कारकर्ता के लिए उसके लिए जो दिए जाने वाला अधिकार होता है उसी को पेटेंट कहा जाता है। यानी किसी ने कोई भी आविष्कार किया तो उस आविष्कारकर्ता को जो है वो क्या दिया जाएगा, एक प्रकार का अधिकार दिया जाएगा। और जब एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि जो है वो पेटेंट दर्ज की तिथि से 20 इयर्स के लिए होती। मान लीजिए कि 1 जनवरी को किसी भी चीज के लिए किसी भी व्यक्ति को पेटेंट प्रदान किया गया, तो आने वाले 20 सालों के बाद जो 1 जनवरी होगी तब तक उस व्यक्ति के पास वो पेटेंट रहेगा। यानी 20 इयर्स की जो है वो अवधि होती है। आविष्कार जो है वो देखिए पेटेंट, अब पेटेंट की यहाँ पे बताया गया है कि किस व्यक्ति को या किस तरीके से पेटेंट दिया जाएगा। तो अगर आविष्कार पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सार्वजनिक ना हुआ हो, जिसने खोज की है उसी को इस बारे में पता हो, या आविष्कार इस प्रकार से किया गया हो जो पहले वर्ल्ड में कहीं भी उपलब्ध ना हो, यानी किसी के द्वारा वो आविष्कार ना किया गया हो या फिर उत्पाद वगैरह डेवलप किया गया है, तो ऐसा किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कोने में ऐसा ना किया गया हो। और आविष्कार जो है वो व्यवहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिए। अगर ये सारी नीड जो है, ये सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो ही पेटेंट दिया जाएगा। अब पेटेंट किस चीज को नहीं दिया जाएगा, सो जो आक्रामक, अनैतिक और असामाजिक छवि को अगर कोई भी चीज उकसाती है, या फिर मानव या फिर जीव जंतुओं के रोगों में लक्षण जानने के लिए अगर प्रयुक्त होते हैं, तो इस टाइप की चीजों को पेटेंट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। पेटेंट जो है उसमें आने वाले उसमें किसी के लिए वो जो है वो हेल्पफुल हो सके, किसी के लाइफ को चेंज कर सके, तो ऐसी चीजों के लिए ही पेटेंट दिया जाता है। नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क, जैसे आपने कभी इस लोगों को कभी क्या देखा ही होगा, यहाँ पे मैकडोनल्ड लिखा रहता है, इस टाइप का लोगो आपने देखा है ना, ये क्या है? ट्रेडमार्क है। किसका? मैकडोनल्ड का। वहीं आपने बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, तो सभी का आपने क्या है, अलग अलग लोगो देखा होगा, अलग अलग कोचिंग्स का लोगो होता है, तो वो क्या है? उनका ट्रेडमार्क है। तो एक ऐसा चिन्ह है जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके अगर, तो क्या कहलाता है? वो ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क जो है वो समूह, अक्षरों या फिर संख्याओं के समूह के रूप में किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। ये मेनली जो है ये चित्र चिन्ह, त्रिमिवी चिन्ह या फिर संगीत में ध्वनि, ये अलग अलग प्रकार के या फिर अलग अलग रंग रूप में भी जो ट्रेडमार्क है वो हो सकते हैं और बिल्कुल प्रदान जो है वो किए जाएंगे। जैसे लोगो जो है वो आप सभी में आपको अलग डिजाइन देखने को मिलेगी, अलग तरीके का चिन्ह देखने को मिलेगा, अलग तरीके का चित्र देखने को मिलेगा। सो ट्रेडमार्क जो है वो बेसिकली किसी भी चीज में जैसे चित्र, चिन्ह, त्रिमिवी चिन्ह वगैरह के रूप में इंगित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, औद्योगिक डिजाइन। अब ये आखिर औद्योगिक डिजाइन क्या है? सो भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अकॉर्डिंग डिजाइन का मतलब ये है कि आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या फिर वर्णों का संगठन किसी ऐसी वस्तु में प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिमिवीय रूप में हो, यानी कि उस तरीके से कोई भी डिजाइन वगैरह जो है वो बनाई गई है तो वो अपने आप में ही कंप्लीट हो। उस टाइप की जो औद्योगिक डिजाइन वगैरह है वो उस टाइप की पहले ना बनाई गई हो, वो या तो द्वितीय रूप में हो सकती है या त्रिमिवीय रूप में या फिर दोनों रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है, तो वो हो जाती है औद्योगिक डिजाइन। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो काफी आईएमपी टॉपिक है, आप ये कह सकते हैं, भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक से यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि
प्रयुक्त चिन्ह से है। भौगोलिक संकेतक मतलब कि कहीं भी, अब वो उस चीज की जब हम भौगोलिक बात करेंगे तो किसी ये एक एरिया वाइज या किसी प्लेस की एक स्पेसिफिक, अगर आप वहां के बारे में, जैसे आप कभी बनारस का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बनारसी साड़ी आती है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि बनारसी साड़ी के कारण जो है या फिर बनारस के कारण जो है वो एक कोई भी चीज जो है वो यानी भौगोलिक रूप में काफी ज्यादा फेमस है। इन उत्पादों का विशिष्ट जो है वो भौगोलिक जो है वो मूल स्थान होता है, और मूल स्थान से संबंधित होने के कारण ही इनमें अलग प्रकार की गुणवत्ता पाई जाती है, जो कि शायद उस तरीके की हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिके, पूरे वर्ल्ड में पाई जाए, बट कहीं ना कहीं उस तरीके की जो गुणवत्ता है वो एक स्पेसिफिक उसी एरिया में पाई जाती है, और उसी के लिए भौगोलिक संकेतक दिया जाता है। अलग अलग कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा पेय, हस्तशिल्प, इस टाइप की कैटेगरीज में जो है वो मेनली भौगोलिक संकेतक का यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया जाता है। किस तरीके के कृषि उत्पाद हो सकते हैं, खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, मदिरा पेय हो सकते हैं, या फिर हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। जैसे तिरुपति के लड्डू हो गए, कश्मीरी केसर हो गई, पश्मीना शॉल जो कि कश्मीरी पश्मीना शॉल होती है, ये सभी जो है ये कुछ भौगोलिक संकेतक के ही उदाहरण हैं। अभी 2020 में ही जो कश्मीरी केसर थी उसे जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक जो था वो प्रदान किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर जो है वो उसी एक स्पेसिफिक जगह के बारे में कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं ना। वहीं भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन अधिनियम जो है वो 1999 में बनाया गया, और इसे लागू कब किया गया, इसे लागू जो है वो 2003 में किया गया। बनाया जो है वो 1999 में किया गया, बट इसे लागू किया गया क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें होती है ना, तो लागू 2003 में किया गया। वहीं इस अधिनियम के ही आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी जो है वो इस उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता। मान लीजिए कि किसी के द्वारा उसका पंजीकरण करवाया गया, उसके पास अगर लाइसेंस है तो वही व्यक्ति उस उत्पाद का निर्माण या उसे प्रचलित कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसे प्रचलित नहीं कर सकता। वहीं वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई उस्ताद योजना, तो इसमें ये मेनली उस्ताद योजना क्यों प्रारंभ की गई, उस्ताद योजना प्रारंभ करने का रीजन ये था कि देखिए अलग अलग क्षेत्र, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो वहां पे जो एक स्पेसिफिक चीजें होती हैं उससे कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो उनके एक तो राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए, दूसरी ये चीज कि उनको बताया जाए कि देखिए आपकी जो है ये, क्योंकि वो सारी चीजें जो हैं वो करते हैं। जैसे अगर हम बनारसी साड़ी की ही बात कर लें तो बनारसी साड़ी एक भौगोलिक संकेतक है, लेकिन बनारस के जो कारीगर, जो शिल्पकार हैं, उनसे अच्छी कोई और नहीं जानता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके ब्लड में है या उनके पूर्वजों के द्वारा किया गया, तो वो बचपन से देखते आए सारी चीजें। तो उस्ताद योजना के तहत एक इनिशिएटिव लिया गया कि जुड़े जो बनारसी साड़ी के शिल्पकारों के लिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की अपेक्षा जो है वो की जाएगी। अब आ जाता है बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। लेकिन प्रयास से पहले हमें खामियां देखनी होंगी कि आखिर इसमें किस प्रकार की क्या क्या खामियां हैं, तभी तो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं इनके संरक्षण के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे अगर हम देखें कि बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत अमेरिका के व्यापार में जो अपेक्षित प्रगति बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है, उसका कुछ और जिम्मेदार नहीं है, उसका भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में कुछ जो खामियां हैं वो हैं। लेकिन इस तरीके से हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं ना कि सारी की सारी खामियां हैं, कुछ इसमें सच्चाई भी होगी। तो इसी के तरीके जो हैं हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया के पास बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यवस्था को देखने का एक मौका है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि ग्रामीण इलाकों के जो किसान होते हैं उनके पास पर्याप्त सूचना नहीं होती है कि किस चीज को पेटेंट प्रदान किया गया है, कौन सी चीजें हैं जो पेटेंट के तहत आती हैं, ट्रेडमार्क के तहत आती हैं, कौन सी नहीं आती है। उनके पास बहुत ज्यादा वो पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बहुत बार
किसानों और जो कॉरपोरेट्स हैं उनके बीच में एक टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो किसान हैं उन्हें बहुत ज्यादा पता नहीं है। इंडिया में अगर किसी भी चीज का आपको पेटेंट करवाना है ना, तो पहले ही तो ये बहुत ही जटिल काम है, क्योंकि पेटेंट कार्यालयों के पास इससे जुड़ी जो शोध की जो सूचनाएं होती हैं उनकी बहुत कमी होती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि शोध का पेटेंट मंजूर करने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि शोध से पहले मौजूद किसी भी तरह के शोध जो है वो बेहतर है या नहीं है। पेटेंट करवाना जो है वो इंडिया में बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य टाइप से हो गया है। तो अब इस चीज को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं, तो अलग अलग टाइम पे अधिनियम बनाए गए, चाहे वो 2005 का अधिनियम हो, जैसे पेटेंट अधिनियम 1970 में बनाया गया, फिर इसे संशोधन किया गया पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 में, जिसमें भारत में सर्वप्रथम वर्ष 2011 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था, जिसमें स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और 1972 में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 के जरिए जो है इसमें संशोधन किए गए, और संशोधन के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट जो है वो पेटेंट विस्तार तकनीक जो है वो सभी क्षेत्रों तक किया जाएगा, जैसे कि खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री वगैरह के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सही से कार्य किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अधिनियम आता है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। ट्रेडमार्क, इसमें भारत में ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बनाया गया था, जिसमें ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द, चिन्ह, ध्वनि, रंग और वस्तु के आकार आदि को भी शामिल किया गया था। बताया गया था कि किस तरीके से कार्य इसके तहत किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अधिनियम आया कॉपीराइट अधिनियम 1957। इसमें 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनाकर बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए इस कानून को देश भर में कॉपीराइट अधिनियम को लागू किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम आया वो आया वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। ये कानून मेनली ये सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग ना कर सके, यानी जिस व्यक्ति को वो प्रदान किया गया है उसका प्रयोग जो है वो भी उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए। मेनली भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 यही बात करता है। उसके बाद फिर 2000 में डिजाइन अधिनियम आया, इसके तहत जो है वो डिजाइन को संरक्षण प्रदान करने की बात की गई। उसके बाद राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 आई। 12 मई 2016 को भारत सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को जो है वो मंजूरी दी गई थी। इसमें अलग अलग उसमें जैसे इस अधिकार नीति के जरिए भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है, और इस नीति में 7 लक्ष्य टोटल जो है वो 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें से पहला लक्ष्य हो गया समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने का कार्य किया जाए, जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना। तीसरा, मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि बौद्धिक संपदा के हकदार और लोक हित के बीच में संतुलन कायम हो सके, क्योंकि जिस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए उनमें किसी भी प्रकार का जो टकराव है वो ना विकसित हो, और सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट, व्यवसायीकरण के जरिए जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण किया जाए, और बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का मुकाबला करने के लिए जो है वो प्रवर्तन और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके, ताकि जो मानव संसाधनों के जो संस्थान हैं शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाया जा सके, ताकि लोग जो हैं वो इसमें सही ढंग से कार्य कर सकें। अब बौद्धिक संपदा के संरक्षण में
अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को देखते हैं कि इसमें यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसके लिए क्या कार्य किए गए, क्या उसमें भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है, तो क्या प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है, किस प्रकार से, उसे देखते हैं। सो पहला आ जाता है औद्योगिक संपदा की संरक्षण से जुड़ा पेरिस कन्वेंशन 1833। इसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन का आविष्कार जो है वो पेटेंट शामिल हैं। साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1886 में बनाया गया। इसमें उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुकला आदि को शामिल किया गया। उसके बाद एक और संधि आई, मराकेश संधि। मराकेश संधि 2013। इस मराकेश संधि 2013 में क्या बात कही गई, इसमें मान लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी किताब को ब्रेल लिपि में छापा जाता है तो ब्रेल लिपि में छापे जाने पर किसी भी प्रकार से बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाए। सॉरी। और इस संधि को सर्वप्रथम अपनाया किसके द्वारा गया है, तो इस संधि को सबसे पहले इंडिया के द्वारा ही अपनाया गया। तो ये था हमारा लेक्चर जो कि आज हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट। अब हम आने वाले लेक्चर्स में अपना जो है वो प्रीलिम्स एंड मेंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।